वो सुबह जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में दूसरे किसी सामान्य दिन की तरह आई। सुबह की हल्की रोशनी, लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी में थे। राजकुमार नाम मीडिया रिपोर्ट में राजकुमार विश्वकर्मा के रूप में आया। रेलवे में काम करने वाले थे, स्थिर नौकरी, अपने परिवार के अकेले सहारे। उनकी बड़ी बेटी, जिसे मीडिया में आम तौर पर काव्या के नाम से लिखा गया, स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त थी। छोटा तनीश 8, घर का मासूम सदस्य, स्कूल के बाद घर में खेलता, पड़ोसियों के बच्चों से दोस्ती में रहता। परिवार की छवि बाहर से साधारण और शांत दिखती थी, पर घर के भीतर रिश्तों की जटिलताएं और पुराने मामले मौजूद थे, जिनका बाद में खुलासा हुआ। 15 मार्च 2024 की शाम रात जब पड़ोसी घर के अंदर की अजीब सी खामोशी और एक विचित्र गंध पर ध्यान गए, तो किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंचते ही अंदर का नजारा इतना भयावह था कि हर तर्क पीछे छूट गया। राजकुमार और उसके छोटे बेटे तनिष्क की लाशें मिली और बच्चों के शव का एक हिस्सा फ्रिज फ्रीजर में छिपा पाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खोज खुद पर करदाश हॉरिफिक थी। इससे नेबरहुड में सनसनी फैल गई और स्थानीय पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। सुरक्षा रूपरेखा, टेप, कॉर्डन, शवों के पोस्टमार्टम, घर के अंदर बाहर के सैंपल और संभावित हथियार की खोज का क्रम शुरू हुआ। पड़ोसियों के बयान लिए गए। किसी ने बताया कि कुछ दिनों से घर के अंदर तनाव था। किसी ने कहा कि काव्या और मुटुल नामक एक युवक के बीच बातों का चलना सुना गया था। किसी ने ये भी कहा कि मुटुल पीछे से इलाके में आता जाता दिखा था। ये शुरुआती बयानों की श्रृंखला बाद में पुलिस जांच के महत्वपूर्ण हिस्से बने। मीडिया ने रात भर तरह तरह के हेडलाइन दिए, बेटी गायब, प्यार या साजिश, पर पुलिस ने तुरंत कहा कि फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और सबूतों पर निर्भर रहेंगे। सबसे चौंकाने वाली चीज तब सामने आई जब परिवार के किसी सदस्य को काव्या का वॉइस नोट मिला। उस संदेश में एक शॉर्ट वॉइस मैसेज दर्ज था जिसमें लड़की ने कहा, मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया, अर्थात मुटुल ने पापा और भाई को मार दिया। ये वाक्यांश पुलिस और मीडिया दोनों के लिए किसी नई दिशा जैसा था। अचानक मामला सिर्फ घरेलू विवाद नहीं रहा, ये अब एक संभावित साजिश और बाहरी व्यक्ति के योगदान का केस बन गया। पुलिस ने कहा कि वे वॉइस नोट की सत्यता की जांच कर रहे हैं और साथ ही मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स की भी पड़ताल की जाएगी। वही फॉरेंसिक टीम ने घर की गंध रक्त के नमूने ले लिए, फ्रिज के अंदर बाहर से फाइबर, टिश्यू, हथियार के निशान ढूंढे और पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल भेजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बाद में मीडिया में आई ने ये स्पष्ट किया कि हत्या तेज और बर्बर तरीके से की गई थी, लेकिन सटीक तरीका, समय अवधि और हथियार के प्रकार की पुष्टि फोरेंसिक टेस्ट के बाद ही संभव थी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि सीसीटीवी और मोबाइल ट्रेस सबसे तेज सुराग देने वाले आयाम होंगे, इसलिए वे तुरंत आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज रिक्वेस्ट करने लगे और पड़ोसियों के बताए समय रेखा से मिलान किया गया। हत्या की सुबह से अगला 10 से 15 दिन पुलिस के लिए खोज और पकड़ का दौर था। जैसे जैसे फॉरेंसिक सैंपल आते गए, वैसे वैसे पुलिस ने एक नेटवर्क की तरह उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। फुटप्रिंट्स, खिड़की के निशान और सबसे निर्णायक सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन डाटा। पुलिस ने आसपास के इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी, घर के बाहर का गेट, गली का एक कैमरा, पास का मार्केट कैमरा और नजदीकी रोड। इन फुटेजों का मिलान करते हुए पता चला कि एक युवक, जहां मीडिया ने बाद में नाम दिया मुकुल, रात के समय वहां आया जा रहा था और लड़की घर से अजीब वक्त पर निकली दिखाई दी। पुलिस की तकनीकी टीम ने मोबाइल टावर ट्रायंगुलेशन से भी काम लिया। जिस दिन हत्या हुई, लड़की, उसके फोन की लोकेशन कुछ समय के लिए घर के आसपास तथा कुछ घंटों बाद दूर की दिशा में चली गई। ये सब मिलकर एक पैटर्न बना रहा था। घटना के बाद भागना और हर भागने के पड़ाव पर सीसीटीवी, होटल, बस स्टेशन आने जाने के रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि जो जोड़े भाग रहे थे वे कई राज्यों की सीमाएं पार कर चुके थे। हरिद्वार तक पहुंचना और वहां किसी आश्रम छिपना भी रिकॉर्ड हुआ। कई खबरों ने हरिद्वार की गिरफ्तारी का हवाला दिया। 29-30 मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार पुलिस, स्थानीय लोगों ने नाबालिग लड़की को टटोला और उसे हिरासत में लिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस गिरफ्तारी की सूचना दी कि लड़की को हरिद्वार से पकड़ा गया था और उसे वापस जबलपुर लाया गया। इस गिरफ्तारी के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया कि लड़की ने कुछ हिस्सों में मान्यता दी है, पर चूंकि वह नाबालिग है, पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको जुवेनाइल बोर्ड आश्रय में भेजा। उसी के कुछ ही दिनों बाद 31 मई 2024 के आसपास मुख्य आरोपी मुटुल ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसने खुद को समर्पण किया और पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया गया। इन गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण की घटनाओं ने मामले को और भी सुर्खियों में ला दिया है।
दिन पहले हरिद्वार पुलिस को एक सूचना मिलने पर उनकी कोतवाली पुलिस ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए जो अपचारी बालिका है उसको अरेस्ट किया और जो दूसरा आरोपी है वो वहाँ से फरार हो गया था, परंतु बाद में उसको ये डर था कि इस पूरे प्रकरण का उसे जो है जिम्मेदार बना दिया जाएगा, तो कल उसने थाना सिविल लाइन में सरेंडर किया है। कि जो अभी तक जो स्टेटमेंट्स में आया है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके फादर और जो लड़की का भाई है उसका मर्डर किया। बच्चे का कैसे को फ्रिज वगैरह और फिर बाद में इनको स्मेल कवर करने के लिए फादर को तो इन्होंने प्लास्टिक की शीट में रैप करने की कोशिश की और जो बच्चा था उसको इन्होंने फ्रिज में रख दिया। मुकुल के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुकुल ने करीब करीब स्वीकार किया है कि उसने घटना में भूमिका निभाई। साथ ही उसने उन बातों का जिक्र किया जो जांच के लिए उपयोगी थी। उसने ये भी दावा किया कि उसने किसी स्थान पर हथियार साक्ष्य फेंका था और पुलिस को उसे बरामद करने के लिए लेकर जारी था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पुलिस उसे बेंगलुरु ले जाकर संभावित जगहों की जाँच करेगी। इस तरह के दावों ने जाँच टीम को नई दिशा दी, जहाँ पर टीमों को उन जगहों की सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया जहां मुकुल ने कहा था। इस भाग में फॉरेंसिक कहानी भी गहराई से दिखाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, निशानों की तपास, फ्रिज के अंदर मिले साक्ष्य और संभावित डीएनए और लकड़ी फाइबर कपड़े के नमूने, ये सभी पॉइंट्स जांच का मेरुदंड बने। हत्याकांड के बाद मीडिया में एक बड़ा सवाल तालाबंदी बनकर उभरा। क्या ये प्रेम प्रेरित हत्या थी? क्या नाबालिग ने सचमुच योजना बनाई? पुलिस ने ये कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग और मुकुल दोनों के बयान महत्वपूर्ण थे। वही पॉक्सो से जुड़ी पुरानी एफआईआर भी केस फाइल में थी। मामला जैसे जैसे कोर्ट की ओर बढ़ा, वैसे वैसे एक अहम और संवेदनशील सवाल लगातार उठता रहा। काव्या नाबालिग की वास्तविक भूमिका क्या रही? मीडिया में तेजी से बहस छिड़ी। एक तरफ लोग कह रहे थे कि नाबालिग ने पिता के खिलाफ साजिश की, दूसरी तरफ कुछ मनोवैज्ञानिक और अधिकार समूह कह रहे थे कि नाबालिग स्वयं हिंसा का पीड़ित भी हो सकती है और इसलिए न्याय व्यवस्था उसे प्राथमिक रूप से सुधार के नजरिए से देखती है। पुलिस के बयान में ये कहा गया कि मामले में पॉक्सो से जुड़ी पुरानी एफआईआर है, यानी नाबालिग ने पहले किसी व्यक्ति, खबरों में मुकुल का जिक्र, के खिलाफ यौन दुराचार अपहरण का आरोप लगाया था। बाद में मुकुल को जमानत मिली और यही पृष्ठभूमि कई विश्लेषकों द्वारा इस केस की जटिलता के रूप में देखी गई। नाबालिग के मामले पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रक्रियाएं लागू होती है। भारतीय कानून में नाबालिगों के मामले संवेदनशील होते हैं और अक्सर रिहैबिलिटेशन, सुधार व काउंसलिंग को प्राथमिकता दी जाती है। रिपोर्टों में बताया गया कि काव्या को पकड़ने के बाद उसे जुवेनाइल शेल्टर में भेजा गया और उसकी मनोवैज्ञानिक जांच व बर्ताव रिपोर्ट तैयार की गई। पुलिस ने मीडिया से कहा कि उसकी पूछताछ की गई। कुछ हिस्सों में उसने कुछ बातें भी स्वीकार की, पर फैसला अदालत पर निर्भर करेगा कि उसे कैसे संभाला जाए। किशोर न्याय के नियम प्रयुक्त होंगे। इस अधिभार ने मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग काव्या के खिलाफ कठोर रुख चाहते थे, जबकि विधिक विशेषज्ञ और अधिकार कार्यकर्ता सावधानी की सलाह दे रहे थे। मीडिया नैरेटिव ने मामला का मामला सोशल मीम्स और टॉक शो का हिस्सा बना दिया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और स्थानीय चैनल पर काव्य मुकुल के शीर्षक के साथ बहस, डॉक्यू शो जैसे कंटेंट बने। कई चैनलों ने सेंसेशनल हेडलाइंस दिए। किसी ने लव टर्न्ड लीथल कहा, किसी ने सिस्टम फेलियर के शब्द जोड़े। खासकर पॉक्सो के पुराने रिकॉर्ड और आरोपी मुकुल की रिहाई पर बहस हुई कि क्या कानूनी प्रक्रियाओं में कोई चूक थी या नहीं। कानूनी रूप से ये केस दो मार्गों पर निर्भर करेगा। एक, आपराधिक दायित्व तय करने के लिए साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पूछताछ, वैधानिक मान्यता। दो, नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल बोर्ड की सलाह और न्यायिक दिशा। रिपोर्टों में ये स्पष्ट है कि पुलिस ने मुकुल के विरुद्ध भी गंभीर आरोप दर्ज किए और रिमांड लेकर साक्ष्य खंगाले, पर कोर्ट प्रोसेस लंबा होता है और दोष सिद्धि के लिए निर्णायक साक्ष्य मांगे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने बार बार ये कहा कि दोनों आरोपी करीब करीब बराबर रूप से केस में जुड़े मिले, पर अंतिम निर्णय न्यायालय का होगा। अगले चरणों में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का एविडेंस बॉक्स में सबमिशन, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की पक्षपुष्टि और विटनेस टेस्टिमनी रहती है, जिन पर ही निर्णायक फैसला टिका होगा। यदि कोर्ट ने ये पाया कि नाबालिग की मानसिक स्थिति और उम्र को देखते हुए सुधारात्मक उपाय उपयुक्त है, तो उसे जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन के तहत रखा जा सकता है।